Assalamu alaikum. This is Dr. Ahmed Hassan. I am the Chief Mentor for FCPS Part 1 program that is being conducted by MedExam Expert and the StudyMate. I am here to discuss the Medicine and Allied February 25th, 2020 second shift paper from the book FCPS Mate Gold Recall 7, 8, 9, 10. MCQs number 31 to 40. The first 30 MCQs have already been posted on our YouTube channel and the links have already been shared. You can access them by opening our YouTube channel and subscribing to it. Moreover, the book form of this paper is available in the book FCPS Mate Gold Recall 7, 8, 9, 10. And if you wish to join our online courses for FCPS Part 1, you are more than welcome to join. You can contact us on MedExam Expert Pakistan page, StudyMate Facebook page, or the MedExam Experts contact number. So here is our first MCQ. पुडेंडल नर्व ब्लॉक की साइट कौन सी होती है? इस्कियल स्पाइन. इस्कियल स्पाइन एक लैंडमार्क है जिससे आप पुडेंडल नर्व ब्लॉक करते हो. पुडेंडल नर्व ब्लॉक का मतलब ये है कि आपने एक लोकल एनेस्थेटिक जो है पुडेंडल नर्व के करीब जो है वो इंजेक्ट करनी है ताकि पुडेंडल नर्व जो है वो एनेस्थेटाइज हो जाए और फिर पेन सेंसेशंस कैरी ना करे. ठीक है, इसके लिए आप नीडल को इंसर्ट करते हो थ्रू द पोस्टरोलेटरल वेजाइनल वॉल जस्ट बीनीथ द पेल्विक डायफ्राम और टुवर्ड्स द इस्कियल स्पाइन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लैंडमार्क इसमें इस्कियल स्पाइन है. आप इसी को पेल्पेट कर रहे होते हो. आपको मैं दिखाता हूँ कि पोस्टरोलेटरल वेजाइनल वॉल में आपने पेल्पेट की इस्कियल ट्यूबरोसिटी के पास ये इस्कियल स्पाइन है. इस्कियल स्पाइन के पास आप ये लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट करते हो और पुडेंडल नर्व ब्लॉक हो जाती है. तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है साइट जो होगी वो साइट ऑफ इस्कियल स्पाइन होगी फॉर पुडेंडल नर्व ब्लॉक. दिस हैज़ बीन रिपीटेड मैनी टाइम्स. तो ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए. नेक्स्ट MCQ है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में रिफ्लेक्सेस को क्या होता है. अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की डिटेल्स तो आपको पता ही है कि होती क्यों है. अगर न्यूक्लियस के आने से पहले हो जाए तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है, उसके बाद हो जाए तो फिर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है. अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में आपकी जो मसल की स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो टोन है ठीक है, वो बढ़ जाती है क्योंकि ऊपर से इनहिबिटरी रिफ्लेक्सेस नहीं आ रहे होते. तो टोन बढ़ जाती है, स्पास्टिसिटी बढ़ जाती है मसल्स की, और साथ ही साथ जो रिफ्लेक्सेस होते हैं क्योंकि इनहिबिशन ख़त्म हो जाती है तो एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं. ठीक है, अगर आपने नी जर्क करवाया है, आपने मारा है ऑन द पटेलर टेंडन, ठीक है, तो वो जो नी जर्क है वो एग्जैजरेटेड होगा, दूर तक जाएगा. ठीक है, जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में जैसे कि अपर में स्पास्टिसिटी होती है, लोअर में फ्लेसिडिटी होती है. अपर में एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं, लोअर में एब्सेंट या डिमिनिश्ड रिफ्लेक्सेस होती हैं. साथ ही साथ एक और चीज़ आपने जो याद रखनी है, फेसिकुलेशंस ज़्यादातर प्रेजेंट होती हैं इन द लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन और एट्रोफी भी लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में होती है. ये चार चीज़ें कभी कभी पूछी जा सकती हैं तरीके से, तो ये मैंने आपको बता दी हैं. एक रिफ्लेक्सेस, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में फ़र्क क्या होगा, रिफ्लेक्सेस में, टोन में, और साथ ही साथ जो है वो कि मसल एट्रोफी होगा कि नहीं और फेसिकुलेशंस होगी कि नहीं. ठीक है, अब चलते हैं तीसरे MCQ की तरफ. कोरिया इज कॉज ड्यू टू लीजन ऑफ कॉर्पस ट्राइएटम. अच्छा, अब कॉर्पस ट्राइएटम होता क्या है? बेसिकली जो आपका कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है, ये मिलके बना रहे होते हैं आपका कॉर्पस ट्राइएटम. कॉर्पस ट्राइएटम इज़ अ पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया. ये दोनों बेसल गैंग्लिया हैं. ठीक है, तो जब ये डैमेज होते हैं तो अल्टीमेटली कोरिया एबनॉर्मल मूवमेंट्स वाली एक बीमारी होती है. उसमें भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो बार बार पूछी जाती है, वो है हंटिंगटन्स कोरिया. अब लगे हाथ में आपको ये वाला टॉपिक पूरा इधर ही पढ़ा दूंगा, हंटिंगटन्स कोरिया वाला. ठीक है, इसका एक निमोनिक आपने याद रखना है सिर्फ, MS केज्ड. अब आपको बताता हूँ इसको याद कैसे रखना है. बहुत सिंपल है याद रखना इसे. एक तो देखिए M है ना, ठीक है, तो मूड का मसला होगा, मेमोरी का मसला होगा और मूवमेंट का मसला होगा. यानी कि मूड में अग्रेसिव भी हो सकता है बंदा
डिप्रेशन में भी हो सकता है, यानी कि उसके कोई पर्सनैलिटी इश्यूज चल रहे होंगे। मेमोरी का मतलब है कि वो डिमेंशिया होगा, उसके साथ वो चीज़ें भूलता होगा। और मूवमेंट में वही कोरिया, हंटिंगटन्स कोरिया भी इसलिए कहते हैं, ठीक है, या हंटिंगटन्स डिजीज़ भी, तो कोरिया होगा, एबनॉर्मल मूवमेंट्स होंगी। बाकी निमोनिक है केज्ड, CAGED, ठीक है। सी से आपने याद रखना है कि कॉर्डेट का मसला है, कॉर्डेट न्यूक्लियस का, ठीक है, जो कि ये वाला है, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉर्पस स्ट्राइटम, जो कि आगे आंसर है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये पता होनी चाहिए कि एसिटाइलकोलिन इसमें कम हो जाएगा। और ए से एक और चीज़ आपने याद रखनी है, एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन ना एक जेनेटिक्स का फिनोमेना है कि एक तो ये फैमिली में रन करता है ना, ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि एक इंसान है, उसको अगर ये 38 की एज 40 की एज में हुआ है, तो उसके बेटे को वो 38 में हो सकता है, उसके बेटे को 36 में होगा ये, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे जनरेशन में जा रहे हैं तो ये जल्दी जल्दी होने लग गया है, ठीक है। तो इससे एंटिसिपेशन याद रखनी है आपने, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन कम हो जाती है, एंटिसिपेशन इस डिजीज़ की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। इसमें गैबा भी कम होती है और एक्सेसिव डोपामीन होती है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स को क्या होता है, एसिटाइलकोलिन कम, गैबा कम, और जो आपकी डोपामीन है वो ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ याद रखने वाली है। बाकी मूड, मेमोरी, मूवमेंट वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है। और CAG रिपीट्स होती हैं इसमें, CAG रिपीट्स। तो ये आपका हंटिंगटन्स डिजीज़ भी पूरी इस टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दी है। तो जो MCQ आया हुआ है वो ये पूछा हुआ है कि कोरिया जो है इट इज़ कॉज ड्यू टू लीजन ऑफ व्हाट, कॉर्पस स्ट्राइटम। डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट MCQ है कि एक आपके पास पेशेंट आया है, उसको गाइनोकोमेस्टिया है, अंडर डेवलप्ड टेस्टिस है और XXY है। XXY जहाँ पे भी आ जाए आपने क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम सोचना है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की ये डिटेल्स तो आप पढ़ ही लेंगे, लेकिन मैं आपको वो वाले MCQs बताना चाहूँगा कि जो कि पहले पूछे जा चुके हैं क्लाइनफिल्टर्स में से इसके अलावा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये लिया गया है फ्रॉम FCPS मेट फर्स्ट एडिशन बुक। देखें, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में 47 XXY होता है, मतलब कि एक X क्रोमोसोम अलग आ गया, ठीक है। फिर लॉस ऑफ लेडिक सेल्स और सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल डिसजेनेसिस हो जाती है, बेसिकली फाइब्रोसिस होती है। टॉल मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसमें स्मॉल या फर्म टेस्टिस होती हैं, लेकिन सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बन सकती। इनफर्टाइल होता है। और गाइनोकोमेस्टिया मतलब कि उसकी जो सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो मेल वाली होंगी, लेकिन साथ गाइनोकोमेस्टिया भी होगा, और मतलब कि मेल बॉडी पार्ट्स होंगे, साथ गाइनोकोमेस्टिया भी होगा, और साथ ही साथ इनफर्टाइल भी होगा। FSH और LH ज़्यादा होगा, लेकिन टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो हैं वो कम होंगे, ठीक है। अल्टीमेटली ये होगा कि इसमें बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है, तो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये नहायत इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक MCQ ये भी आता है कि एक पेशेंट आपके पास आया है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है उसे, ठीक है, आप पेरेंट्स को क्या बताएंगे? पेरेंट्स को आप साइको सोशल काउंसलिंग करेंगे। तो इसके ट्रीटमेंट में है ये कि साइको सोशल काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मैनेजमेंट में आता है इसकी। तो ये MCQs जो हैं, ये 5 MCQs इसी तरीके से बार बार पूछे गए हैं, जो स्टेटमेंट की फॉर्म में मैंने लिख दिए हैं। ये पार्ट है फ्रॉम FCPS मेट फर्स्ट एडिशन। नेक्स्ट MCQ करते हैं। 3 months बेबी हाइड्रोसेफेलस साइट कौन सी होगी? स्टेनोसिस ऑफ एक्विडक्ट ऑफ सेरिब्रम। ये मैं आपको बताता हूँ है क्या ये, बेसिकली पहले पढ़ लें इसको। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजेनिटल हाइड्रोसेफेलस इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सेरिब्रल एक्विडक्ट, द लॉन्ग नैरो पैसेजवे बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ वेंट्रिकल और कैविटी ऑफ द ब्रेन। दिस कंडीशन may result from a blockage, infection, hemorrhage, tumor और arachnoid cyst, ठीक है। तो बस इसमें पूछा ये हुआ है कि हाइड्रोसेफेलस की मोस्ट कॉमन स्टेनोसिस की साइट कौन सी है। अब मैं आपको थोड़ा सा इधर ही जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है उसकी थोड़ी सी एनाटमी बताता चलता हूँ। बेसिकली सेंटर में आता है आपका थर्ड वेंट्रिकल, साइड पे आ जाते हैं आपके 2 लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। फिर
नीचे ये जुड़ा होता है विद द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। लेटरल वेंट्रिकल्स जो हैं वो जुड़े होते हैं विद द थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल जुड़ा होता है विद द फोर्थ वेंट्रिकल, और फोर्थ वेंट्रिकल आगे यहाँ पे दो फोरामिना होते हैं और यहाँ पे फोरामिना होता है, जिससे ये जुड़ा होता है विद द स्पाइनल कॉर्ड एंड द सब एरेकिनॉइड स्पेस। लेटरल वेंट्रिकल जो थर्ड वेंट्रिकल में खुल रहे होते हैं यहाँ पे दो जगह, ये हैं जी आपके फोरामिना ऑफ मॉनरो। CSF बन रहा होता है यहाँ पे एरेकिनॉइड ग्रैनुलेशंस होती है वहाँ से, ठीक है। ये फोरामेन ऑफ मॉनरो है। थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल में जा रहा होता है, ये है सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, और फिर फोर्थ वेंट्रिकल बाय सेंट्रल फोरामिना ऑफ मजेंडी एंड टू लेटरल फोरामिना ऑफ लश्का। लेटरल इज लश्का, और ये मजेंडी और मॉनरो में भी फ़र्क पता होना चाहिए। अब जो मोस्ट कॉमन साइट है ना ब्लॉकेज की, जिसकी वजह से इंक्रीज्ड CSF जो है ना वो अक्यूमुलेशन होती है, वो है ड्यू टू सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस जो है ना ब्लॉकेज। नेक्स्ट MCQ है ऑटो रेगुलेशन ऑफ रीनल ब्लड फ्लो एट व्हाट रेंज ऑफ मीन आर्टीरियल प्रेशर। ऑटो रेगुलेशन होता क्या है कि आपने एक परफ्यूजन प्रेशर जो है वो मेंटेन रखना है, एक जो ब्लड फ्लो है वो मेंटेन रखना है टू द ऑर्गन डिस्पाइट चेंजेस इन द ब्लड प्रेशर, और वो होता है बाय चेंजिंग द कैलिबर, बाय चेंजिंग द डायामीटर, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, वेजो डायलेशन होती है, अल्फा 1 रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। उसकी वजह से अल्टीमेटली आप एक ब्लड फ्लो मेंटेन रखते हो डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ चेंजेस इन ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड फ्लो मेंटेन रखना, इसको ऑटो रेगुलेशन कहते हैं। तो वो एक स्पेसिफिक रेंज में जो है ना वो रहती है 80 to 120 मिलीमीटर मर्करी में ब्लड फ्लो टू द रीनल सिस्टम, ठीक है, किडनीज को मेंटेन रहती है। अगर जो है वो ये इंपॉर्टेंट है, ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स भी एक हद तक फंक्शन करते हैं। अगर इस स्पेसिफिक रेंज से नीचे गिर जाए तो परफ्यूजन कम होगी, इससे ज़्यादा ऑटो रेगुलेशन नहीं हो सकती। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो भी डैमेजिंग होगी, वो डैमेजिंग होगी किडनी के लिए, क्योंकि फिर वो ब्लड फ्लो कम नहीं कर सकेगी, ठीक है। तो ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेंज आपको रेक्टिफाई करनी पड़ेगी, रूट लर्न करनी पड़ेगी, ये बार बार पूछी गई है, ठीक है। बाकी आप ये पढ़ सकते हैं जो इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये जो लिखा हुआ है कि कैलकुलेटेड बाय डबलिंग द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एडिंग टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडिंग इट बाय 3, ये बेसिकली और इसका मीन आर्टीरियल प्रेशर का फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ, मेल हैविंग गायनेकोमेस्टिया एंड इनकेपेबल टू इरेक्ट, तो ट्यूमर कहाँ पे होगा? पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा कॉजिंग हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया। अच्छा, अब अगर आपके पास एक बंदा आता है, ठीक है, जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है साथ गायनेकोमेस्टिया है, तो आपका फ़ौरन दिमाग जाना चाहिए कि उसको शायद कोई पिट्यूटरी एडिनोमा तो नहीं है, क्योंकि पिट्यूटरी एडिनोमा में जब प्रोलेक्टिन ज़्यादा रिलीज़ होती है, प्रोलेक्टिन जो है वो अल्टीमेटली GnRH को इनहिबिट करती है। जब वो GnRH इनहिबिट होता है तो अल्टीमेटली FSH और LH इनहिबिट होगा। FSH और LH इनहिबिट हुआ तो FSH की वजह से सर्टोली सेल्स नहीं काम करेंगे, LH की वजह से LH क्योंकि नहीं होगा तो फिर लेडिक सेल्स नहीं काम करेंगे। जब लेडिक सेल्स काम नहीं करेंगे तो फिर टेस्टोस्टेरोन नहीं प्रोड्यूस होगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं प्रोड्यूस होगा तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, ठीक है। और जो प्रोलैक्टिन है वो डायरेक्टली स्टिमुलेट करेगी मेमोरी ग्लैंड्स को मेल्स में और गायनेकोमेस्टिया को कॉज करवा देगी, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन की वजह से अल्टीमेटली इरेक्टाइल डिसफंक्शन और गायनेकोमेस्टिया होता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन डायरेक्टली गायनेकोमेस्टिया करवा रही है और GnRH को इनहिबिट करके टेस्टोस्टेरोन कम करवा के इरेक्टाइल डिसफंक्शन करवा रही है। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट MCQ, DKA का सिनेरियो है तो उसमें एक्टिव बफर कौन सा होगा? बाइकार्बोनेट। अच्छा, ये बस आप याद रख लें, ठीक है। लेकिन बाकी जो बफर्स हैं, ठीक है, उसके लिए एक अलग सेक्शन है प्रेजेंट इन द FCBS मेट फर्स्ट एडिशन, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं, बफर्स को वहाँ से याद करना है, ये रेक्टिफाई ही करने हैं क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट MCQ, व्हाट विल बी नॉर्मल एंड रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज FEV1 ओवर FVC? ये मैं आपको समझाता हूँ। एक होता है FEV1 फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन द फर्स्ट सेकेंड, और एक होता है FVC फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, FEV1 का मतलब है कि जब आपने एक्सपिरेशन शुरू की तो उस टाइम पे कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपने शुरू में ही बाहर निकाल दिया, और FVC होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ एयर कितनी आपने बाहर निकाली है। ठीक है, FVC। अब जब कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होती है तो ऑब्स्ट्रक्शन है टू एम्प्टी द लंग्स, ऑब्स्ट्रक्शन टू एम्प्टी द लंग्स, तो FEV1 कम होगा, FVC भी कम ही होगा। ठीक है, लेकिन FEV1 बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज होती है, इनएबिलिटी टू फिल द लंग्स, रिस्ट्रिक्शन है, तो उसमें एम्प्टिंग ऑफ लंग्स में इतना फर्क नहीं पड़ता, तो उसमें FEV1 ओवर FVC रेशो नॉर्मल रहता है या फिर बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा, इस पर ये भी कम होती, ठीक है, और ये भी। ठीक है, तो ओवरऑल जो FEV1 ओवर FVC रेशो है, या नॉर्मल रहता है या थोड़ा सा बढ़ जाता है, जबकि इसमें तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में तो कम ही होना है FEV1 ओवर FVC रेशो ऑब्स्ट्रक्टिव में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज इनएबिलिटी टू एम्प्टी द लंग्स, और रेस्ट्रिक्टिव इनएबिलिटी टू फिल द लंग्स। ऑब्स्ट्रक्टिव में आपके पास एम्फिज़िमा आ जाता है, ब्रोंकाइटिस आ जाता है, एस्थमा आ जाता है। रेस्ट्रिक्टिव में आपके पास न्यूमोकोनियोसिस वगैरह आ जाती है। ठीक है, फाइब्रोसिस आ जाती है, सार्कोइडोसिस आ जाती है। लास्ट MCQ इस वीडियो का, फॉर पिनाइल इरेक्टाइल टिश्यू डिसफंक्शन विच रिसेप्टर्स आर इन्वॉल्व्ड, अल्फा एड्रिनर्जिक। ये बस पढ़ लें, इजी है ये। पिनाइल इरेक्शन ऑल्सो अकर्स थ्रू इनहिबिशन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल मैकेनिज्म्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैवर्नस स्मूथ मसल्स बाय नॉरएपिनेफ्रिन इज द रिजल्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अल्फा-1 रिसेप्टर्स। ये याद रखना पड़ना है, रेक्टिफाई करना पड़ना है। ठीक है, बेस्ड ऑन रिसेप्टर प्रोटीन लेवल्स द पीनस कंटेन्स alpha-1A, alpha-1B and alpha-2A adrenergic receptors in the blood vessels and smooth muscles। तो सिंपल ये याद रख लें कि पिनाइल इरेक्शन जो है वो, उसमें जो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो अल्फा एड्रेनर्जिक होते हैं। इसके अलावा अगर आपने रिसेप्टर्स की लोकेशंस याद करनी है तो आपने मुझे याद करवाना है। ठीक है, मैं आपके साथ वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, एक और वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। तो दीज वर द MCQs 31 to 40 फ्रॉम द पेपर 1 ऑफ गोल्ड, 10 recalls from the book FCPS Mate Gold Recalls 7, 8, 9, 10. Do order the book from Zubair Book Depot, Lahore, and it is also available all across Pakistan. Thank you so much for your time. This series will continue.